हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बीपीएससी में पूछे गए लगभग 38 बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी के में पूछे गए सभी क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग लगभग बीपीएससी में सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और दोस्तों, अभी आपका एग्जाम का समय है, 12 या 13 दिसंबर को आपको बीपीएससी का पीटी होना है। तो लगभग डेली दोस्तों मेरे चैनल पर आपको 150 से 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको होगा, पूछे हुए क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान देंगे और उसको अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स भी मिलता है, 17 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तो मैं करा ही रहा हूं। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, जहां पर आपको हर एक वो चीजें मिलेगी जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये प्राप्त है दोस्तों मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डीहवा है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों, ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर कैसा रंग का उपयोग है दोस्तों? लाल रंग का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया तथा जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो दोस्तों, यह आग ऐतिहासिक काल है। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल प्रागैतिहासिक कालखंड होता है, जहां पर कोई लेखन उपलब्ध नहीं है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आग ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारतें हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों, वो लोथल है। ठीक है, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो लोथल दोस्तों क्या है? हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो दोस्तों, लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, यह हरियाणा के बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहां से दोस्तों? धौलावीरा से क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मीटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों ऑप्शन में आर.डी. बनर्जी है, के.एन. दीक्षित है और दोस्तों एम वत्स है और वी.ए. स्मिथ नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखलदास बनर्जी ने की। दोस्तों यहां से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि देखिए दोस्तों बोगज कोई जो है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों बोगज कोई या एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, ठीक है। तो बोगज कोई एशिया से जो है देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया है। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुरस तथा 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित थे, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी की बात आप जानते हैं। गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर तय करती है, ये बिहार से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एरिया में मिलता है, आसाम के क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों ये 9वां मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कुल दोस्तों 10 मंडल हैं, जिसमें 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित? दोस्तों सोम और स्पीव पर नामकृत देवता को, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गायत्री मंत्र किस उपनिषद में मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है दोस्तों आपको ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह ऋग्वेद के 3य मंडल में है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में और सोम और उनके देवता का जो वर्णन 9वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों ये वैशेषिक थे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में, वैशाली के निकट दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ग्रातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य था।
527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नाम के स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में और पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों उनका दामाद जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। निम्न में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ दोस्तों 14 पूर्व था। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विश्व में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ दोस्तों 14 पूर्व है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन आए, वर्तमान में जिसको सारनाथ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित तथा इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ। दोस्तों इनके घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। पहली बार उपदेश देने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इनकी मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्देव खाने को दिया। इसे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा पहुंचे, मल्लराज की राजधानी। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों बौद्धों की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। तो तीनों को ध्यान दे लीजिए। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न नहीं दोस्तों, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की बात नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोस्तों दोनों में माना गया कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों में है। रीति और रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में है। आत्मदमन यानी दोस्तों जो है भोग, आत्मदमन का दोस्तों क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति की बात की जा रही है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वो मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो है महावीर स्वामी ने मोक्ष, आत्मदमन का मतलब मोक्ष प्राप्ति हुआ दोस्तों। मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए।
बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम वर्ष पीढ़ी का है दोस्तों। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद उस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष हम जिसे देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो दोस्तों आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफा नामक सर्वप्रसिद्ध है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक अजात शत्रु के उत्तराधिकारी। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात की जाए तो दोस्तों अजात शत्रु को ही माना जाता है पाटलिपुत्र का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, ये इसको ध्यान दीजिए, इसमें गलत दिया हुआ है। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे अजात शत्रु थे, और जो है पाटलिपुत्र को राजधानी जो बनाई थी वो उदय ने बनाई थी। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना जो है अजात शत्रु ने किया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं दोस्तों। और जो उदयन ने दोस्तों क्या किया है, उदयन ने राजधानी बनाई थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, उदयन ने क्या बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वपूर्व घटना गंगा एवं सोन नदी को संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, और राजधानी जो बनाया था वो उदयन ने बनाया था। निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों, पाटलिपुत्र बसाया था अजात शत्रु ने। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों लिच्छवियों द्वारा। ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया, तथा वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों राजगृह ग्रीवरस थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजात शत्रु मगध का शासक हुआ। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों हर्यक वंश। मगध का शासक अजात शत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। उसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। सेंट्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो दोस्तों जेम्स प्रिसेंप ने।
सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेंट नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामप्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में तथ्य प्रकाश में आया कि सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त कर्नाटक से मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, अनोस्क्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? तो दोस्तों मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज दूत था। तो दोस्तों यह सेल्यूकस का दूत था, सेल्यूकस निकोटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर या चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व यह आरोकोसिया के छत्रम में राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें रुद्रदमन की वंशावली, विजय शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो दोस्तों खारवेल का। कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की घाती गुम्फा से उनका बिना तिथि का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एक मात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। किसे था दोस्तों? कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। अच्छा, महामेघवाहन, तो दोस्तों देखिए इसमें दोनों ऑप्शन से हो जाएगा, महामेघवाहन भी हो जाएगा, चेदी वंश भी इसको बोलेंगे। इस वंश का सर्वाधिक शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथीगुम्फा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त ही की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया दोस्तों वो स्कंदगुप्त है। हुणों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी पूर्व में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथे में बुरी तरह प्राप्त हुए यूएस राय के अनुसार इस हुण आक्रमण का नेता खुसेनवास था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहद कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपरहद भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री सुंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों 518 ईसा पूर्व में 18 ईस्वी में इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी सुंग ने।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने दोस्तों भारत की यात्रा की? तो दोस्तों ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय की सर्वोत्कृष्ट घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। तो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति होती उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के क्रम में उसने ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है ह्वेनसांग द्वारा। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों रजत रंगनी नाम है। रजत रंगनी। कलहड़ ने रजत रंगनी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में स्थित था। यह तंत्र विद्या का केंद्र था। इसकी स्थापना दोस्तों उदंतपुर विद्यालय जिसे उदनापुर भी कहा था, इसकी स्थापना है पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तो नान्यदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वो एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाटक वंश का संस्था 1097 से 98 में की गई थी इसकी स्थापना। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो दोस्तों धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां यथा अंबष्ट उग्र निषाद मागध मैदवहद रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पलनी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित और एक अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई? तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हीं तामपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहते हैं। पहली बौद्ध संगति दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सतपर्णी गुफा में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के समय लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य सब्बकमीर थे। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई। उसके ठीक है दोस्तों हुई। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासन काल में दोस्तों कहां हुई? तो दोस्तों ये कहां हुई दोस्तों? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति दोस्तों राजगिरी अजात शत्रु के शासन काल में हुई। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इनका सुमेल करना है तो देखिए दोस्तों जन्म जो है इनका जन्म दोस्तों कहां हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ दोस्तों। 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्ति दोस्तों कहां हुई? तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है। प्रथम प्रवचन दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहलाया वो सारनाथ में हुआ और निधन जो महापरिनिर्वाण कहलाया वो दोस्तों कहां हुई? तो कुशीनगर में हुआ। तो दोस्तों C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नेपाल में हुआ। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपदन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ। बौद्ध साहित्य में उनके निधन की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2002 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां शुरू हुई? तो दोस्तों वैशाली में। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों की सूची दोस्तों अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और दोस्तों अंगुत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख है। ये है अंग जो बिहार में था, मगध बिहार में था, काशी बनारस में था, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों में मिलेगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है दोस्तों गुप्त काल। नालंदा के एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके जो अवशेष है वो बड़ा गांव ग्राम में दूर आज तक भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालदित्य गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो दोस्तों सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयताक्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान किया जाता था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसके दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंत की बात दोस्तों, इसमें दोनों सही है, किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। उसका नष्ट इसको जो करने का कारण था दोस्तों बख्तियार खिलजी था। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। 544 से 492 ईसा पूर्व की बात है। मगध की राजधानी कौन थी? तो दोस्तों ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र और गिरिव्रज। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों गिरिव्रज थी। क्या थी दोस्तों? गिरिव्रज या राजगिरी। तो दोस्तों इसमें तो नहीं दिया हुआ है, गिरिव्रज और राजगिरी हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों? मौर्य वंश ने। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके हुई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशरथ, केवर तथा धनानंद।
नंदवंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है दोस्तों, वो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका व चिंतक तथा अभिसारिका बंधतक। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो दोस्तों वो धनानंद था। ठीक है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था तो दोस्तों लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय पुनर महोदय से को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासक के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इनमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश शामिल थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैनों एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक की एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदिसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में था, तो वो दोस्तों कौन था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सुपारा शिलालेख। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन से दोस्तों? तो प्राकृत भाषा है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः इसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरीगुड़ी तथा सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से आरोमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरिकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरमोई लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो दोस्तों खरोष्ठी लिपि है वो। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक द्वारा अपने दूसरे एवं 7वें शिलालेख से माध्यम से संदेश देता है कि आप सिनमे बहुकायने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना,
इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता नहीं तथा सही उत्तर ई होगा। ठीक है, ई माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ों का सम्मान, शांति, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो दोस्तों वो भाबरू स्तंभ है। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बसाया है। अपने सिरा से अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रियदर्शी अति देवताओं का प्रतित्व अथवा देखने में सुंदर तथा राजा की आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर पहलू डाला गया है, तो दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो दोस्तों यह शासन कला के सिद्धांत और विश्वास पर। दोस्तों कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, इसके अलावा सप्तंग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, अर्थशास्त्रों की भी जानकारी है, तो ई हो जाएगा दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो 7 श्रेणियों में। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारगिर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न ही उसे भिन्न पेशा अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी दोस्तों? यह पेरिप्लस द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन, तो इसकी जानकारी दोस्तों अच्छे से नहीं मिली है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के तट पर दोस्तों किसने की थी, तो अजातशत्रु ने, और उसकी राजधानी उदय ने बनाई थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो दोस्तों स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन की बात हो जाए, ऑप्शन देख लेते हैं, तो दोस्तों बीमा कथफिसिस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। कुषाण शासक बीमा कथफिसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की गांधार शैली निम्न समय में, तो कला की गांधार शैली कुषाणों के शासनकाल में फैली। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो दोस्तों कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, वसुमित्र की अध्यक्षता में। इसी सम्मेलन में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति में महायान और हिनयान में विभाजन हो गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया, तो शुंग वंश के बाद दोस्तों कौरव वंश ने शासन किया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की, वो कणव या कणवायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ठीक है दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों? गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हो गया। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंदुस्तान के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुमरार, सोनपुर, सौगरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास की प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो दोस्तों ये यहां से गुप्त काल में बंगाल में ताम्रिप एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि का व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था दोस्तों? भड़ौस था। तो दोस्तों दोनों हो जाएगा ऑप्शन, जहां पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी भारत का व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मदरे एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ये गुप्त वंशी हो जाएगा दोस्तों।
गुप्त वंश के शासकों में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया गया। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो दोस्तों उपज का छठा भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो दोस्तों गुप्त वंश की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने अपना राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इनमें से किसने पहली बार यह वाक्यात की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग हैं। सुसूत्र को शैल्य क्रिया का जनक कहा गया। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद शासन काल के थे। सुदरक गुप्त काल नाटककार थे। सौमिक गुप्त काला के नाटककार हैं। चीनी यात्री हेनस्वांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों नालंदा में। चीनी यात्री हेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 637 ईस्वी में हेनस्वांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहां कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। हेनस्वांग की भारत की यात्रा में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर दोस्तों मथुरा था। ठीक है। कवि बाण निवासी था दोस्तों। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया दोस्तों लगभग 635 में। चीनी यात्री इति संघ 671 या 72 में जब युवक था अपने 37 बौद्ध ये दोस्तों इसमें से नहीं होगा कोई ऑप्शन। बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा इसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये कुमार गुप्त थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसने परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में भी दिए थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसने रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना भी की थी? तो दोस्तों ये बालपुत्र देव हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? वो मुसलमान थे दोस्तों। खजुराहो मंदिर स्थित स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के पूर्व बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है दोस्तों। तो ये विक्रमशिला की स्थापना जो की थी दोस्तों धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। निम्न वंशीय राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों कदम्ब का। संगम साहित्य में केवल चोर, चेल एवं पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का वर्णन मिलता है। इन राज्य में विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संबंध होने पर संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा रक्षक की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज राजों के लेखक कौन है दोस्तों? तो चंद्र बरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज राजरासों की रचना की है। स्वपन वासवदता के लेखक दोस्तों भास हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। इन नाटकों के नाम
प्रतिज्ञानो गणधार्य स्वपन वासवदता इरुभंग दूतवाक पचरात दूत घटोचक महामध्यवेग कर्णभार प्रतिमा नाटक अभिवारक और चारू तत्व है। तो स्वपन वासवदता भास ने लिखी है। कुमार संभव महाकाव्य किसकी है? तो दोस्तों कालिदास की है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महान कवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म तथा कथा वर्णित है। किराता जूर्नीय पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों भारवी ने। किराता जूर्नीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो दोस्तों मिलिंदपन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों बाणभट्ट ने। चोल वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों विजयालय था। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की। दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लव की एक सामंती सरदार था। उसने 850 में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा के प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। नौसेना के लिए भी दोस्तों ये प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाएं के संचालन में परिलक्षित होती है। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल शासक थे। दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण के मंदिरों में आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। तो दोस्तों यह रहा आपका पूरा दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग इसमें पढ़ा। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।